सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, ठीक है, सेक्शन 25 और कौन सा है, सेक्शन 23, ठीक है। ये 3 सेक्शन है हमारे पास जो कंसिडरेशन को डील करते हैं। अब यहाँ से आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, टिल योर फ्री कंसेंट, ठीक है, फ्री कंसेंट इंक्लूडेड 30th तक ही रादर। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लेनी है। अगर पूछने में कोई प्रॉब्लम है, एक बार मेरी किसी क्लास में 3-4 लड़के होते थे, दे यूज्ड टू बी लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, दे डिडंट आस्क थिंग्स, बट मुझे उनके फेसेस से लगता था कि वो नहीं समझ पा रहे, सो आई गिव देम वन इशारा कि ऐसे कर दिया करो, दैट मीन्स ऑल क्लियर, ऊपर से निकल गया। सो उन्होंने हैप्पी टीम डाली, थोड़ी देर में ऐसे कर देते थे, मैं फिर वो रिपीट करती थी, बाद में पता लगा कि मेरे एट टाइम्स आर इवन सेटिंग देयर हेयर। सो अगर आपको किसी में नहीं समझ आया, प्लीज थोड़ा सा ऐसे इशारा कर देना। अगर बोलना नहीं है, आई विल रिपीट दैट टॉपिक गिविंग एन एग्जाम्पल और समथिंग, ठीक है, पर समझ आना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। अब आता है आपका, हमने स्टेटमेंट किया था, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, इज वॉइड। पहले एमसीक्यू के क्वेश्चंस हमने कल लिखे थे, ये सारे एमसीक्यू के हैं। अगर वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर और ग्रेचुअस प्रॉमिस। लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं, न्यूडम पैक्टम, ठीक है। और हमने कल क्या की थी, इसकी डेफिनेशन याद है, when at the desire of the promisor, promisee or any other person does, abstains, है ना, और does promises to do, उसको हम बोलते हैं consideration। अब आज लिखना भी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में से फिनिश करते हैं। This will take I think 1 complete lecture आज का, और एक नेक्स्ट हमारा इसके बाद वाला फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज डन। कंसिडरेशन इतना लेंथी नहीं है, मैंने आपके लिए रादर छोटे नोट्स ही बना लिए हैं, सो विल फिनिश इट फ्रॉम दैट। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डेफिनेशन को स्प्लिट अप करते हैं। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इसमें आपको एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरे कहने पे वो चीज हुई होनी चाहिए या नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है। डज और एब्सटेन्स मेरे इशारे से होना चाहिए, सो दैट शुड बी फ्रॉम माय रिक्वेस्ट। सो यहाँ हम साथ साथ में शॉर्ट रिक्वेस्ट, इतना छोटा तो नहीं जो आपको नहीं दिख रहा, अच्छा पीछे से मे भी, पीछे से मे भी, राइट। सो स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट नोट साथ साथ में। कंसिडरेशन आपको इसके बाद कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको MCQs एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेक्स्ट क्लास, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई डोंट थिंक सो आपको कंसिडरेशन के लिए बुक को खोलने की जरूरत है, उसके पॉइंट्स बनाते जाओ। एन एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ another, an act done, ये क्या हुआ, फ्लक्चुएशन इन द लाइट टुडे, कनेक्ट तो होगी ना। आपसे ज्यादा आपके ऑनलाइन वाले सीरियस हैं, सबसे ज्यादा डाउट्स और मैसेजेस उन्हीं के आते हैं, सब शुड बी देयर। लिखो एन एक्ट डन, हाँ जी, अब अपने पास ही रख लो, यार करते रहो जो करना है, इसे ऑफ कर लो, ऑन कर लो। यू आर सिटिंग राइट अंडरनीथ इट, अच्छा दिस वन इज नॉट ऑन, दिस इज वर्किंग, ओके। लिखिए, एन एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ another, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस टॉपिक में, वो सारी चीजें आपकी MCQ की है, ठीक है। सो यहाँ वर्ड अंडरलाइन करना है आपने, रिक्वेस्ट एंड क्या अंडरलाइन करना है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। सो यहाँ 2 वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, एन एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ another, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू सपोर्ट अ promise, to support a promise. Next line, a liability arises, a liability arises only when the promisor, a
a liability arises only when the promisor had by doing some act on the faith of the promise altered his position. इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो और अंडरलाइन करो फॉर एमसीक्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ठीक है। सो एमसीक्यू के 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कंसीडरेशन में से काफी सारे एमसीक्यूज आपके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं फॉर योर प्रीलिम्स। फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट पे होता है, एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है। द थर्ड थिंग इज दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। अब आते हैं हम अपने सेकंड एसेंशियल पे, राइट। यहाँ सेकंड एसेंशियल क्या है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। व्हाट इज द सेकंड एसेंशियल? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें 2 तरीके की सिचुएशंस हैं, एक इंडियन लॉ की सिचुएशन है और एक आपकी इंग्लिश लॉ की सिचुएशन है। ठीक है। इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ सेज अ प्रॉमिस इज एनफोर्सिएबल, a promise is enforceable if there is some consideration for it, it is immaterial that it comes from promisee or any other person. It is immaterial whether it comes from promisee or any other person. That means यहाँ दोनों पार्टीज हो सकती है, promisee भी हो सकता है, कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है। इंडिया का जो लॉ है वो इस चीज को लेके वाइड है। इसको आप क्या बोलते हो, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। फिर से बंद तो नहीं होगी? मैं इसी बंद कराता हूं बाहर जाके। अब क्यों बंद करवाया? मैं ओनली प्रॉब्लम है, ओनली प्रॉब्लम है। We don't know, she is saying that she has a problem related to her eyesight. उन्होंने आगे भी नहीं बहना, उन्होंने बहना भी उठे जितने ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। She can sit here. मैं ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਾके इसी बंद कराता। What can I do? मैं भी यही चलता है। पिछली बार भी 2 कुड़ियां ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ। Why do you people fight for AC? Adjust कर लो थोड़े। अब देखो, जिसको गर्मी लगती है उसको तो लगता है, दूसरा बंदा थोड़े मोटे कपड़े पहन ले, है ना, शॉल चोल लेके बैठ जाओ। उनकी आईज में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या हुआ। ये तो मैं दिक्कत हो रही है दुनिया है जो लास्ट से बैठ। इससे तो मुझे भी दिक्कत हो जाए भाई, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। अच्छा, ये तो चलता रहेगा, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ क्लास ਨੂੰ पता नहीं लगना, ਇਹ ਇਹਦੇ पता लगता है। कोई नहीं, यहाँ आ जाना चाहिए नेड़े और क्या कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो नहीं रह सकूंगी बिना एसी के, चलो कोई ना। सो इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना है, अगर कोई थर्ड पर्सन भी आ गया बीच में उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब लिखो इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं इसको? प्रिविटी ऑफ, चलो इसी मुद्दा यहाँ बाद में सॉल्व करते हैं, पहले लिख लो। इंग्लिश लॉ में इसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, दोनों चीजें आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडियन लॉ में एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। उसका मतलब ये है प्रॉमिसी और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। इंग्लिश लॉ में हमारे पास है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या? प्रिविटी मींस प्राइवेट, दैट मींस सिर्फ यहाँ पे प्रॉमिस ही होएगा, कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता। ठीक है। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन। अब इसको लिख लो, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम अंडर प्रिविटी, अंडर प्रिविटी consideration must move from the promisor and the promisee only.
consideration must move from the promisee and the promiser only, comma, a stranger or third party cannot furnish consideration. A stranger or third party cannot furnish consideration. अब अगर आप बुक्स उठा के देखोगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स की, सो इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड एंडलेस केसेस ऑन कंसिडरेशन ओनली. बट अगर आप 10 ईयर पेपर्स उठा के देखोगे, उसके बाद सियाने बना करो, उसके बाद 10 ईयर्स पेपर्स उठा के देखा करो, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ एक ही केस पे आता है. कौन सा है वो? किसी ने तो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा होगा पहले. एक ही केस है जिसपे रिपीटेडली उस पर पीटते रहते हैं वो. सो डू द स्मार्ट वर्क. एक ही केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया. हम सिर्फ वही केस करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे, बिकॉज वो आपको एग्जैक्ट स्टोरी आएगी. पहले मैं आपको केस बताती हूँ, फिर स्टोरी भी बता देती हूँ, वन ऑफ दी स्टोरीज जो आपके पेपर में आती है. उसके बाद मैं आपको नाम तो लिखवा दूंगी सारे केसेस के, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. जितना आपसे उसमें मटेरियल याद होता है होने तो, बाकी भाड़ में जाना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना. ये आपको आता होना चाहिए केस. ठीक है, वेरी इजी केस. पता नहीं इस पे केस बनाई क्यों, बड़ा सौखा केस है. चिन्नैया, हम थोड़ा जिहा बता के लिखो इससे पहले जो सॉरी, हाँ उसका स्ट्रेस नहीं है. नहीं, इससे पहले नहीं, इसके बाद है जो वेला मटेरियल, वो आपको सिर्फ लिखने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. चिन्नैया आप तो समझ आएगा, कैपिटल में लिख देते हैं. चिन्नैया वर्सेस रमैया. कहाँ के नाम होंगे ये? पंजाब के तो हो सकते हैं. हाँ, मद्रास. 1882 4 मद्रास. 1882 4 मद्रास. चिन्नैया वर्सेस रमैया. ठीक है, इसमें क्या थी हमारे पास? 3 पार्टीज थी. पहले इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इस केस के, आप समझ लो पहले उसको, फिर मैं आपको केस के मेन लाइंस बतवा दूँ. सो मेन 3 पार्टीज है. ओल्ड लेडी. ओल्ड लेडी यहाँ पे क्या थी? मम्मी जी, राइट. सो देयर वाज एन ओल्ड लेडी, उसकी डॉटर और एक मैटरनल अंकल. मामा ही पंगा डालता होता है सब जगह. ठीक है, एक है ओल्ड लेडी मम्मी, उसकी बेटी और मैटरनल अंकल, राइट. अब आपकी बुक में थोड़े कंफ्यूजिंग फॉर्म से दिए, पहले मेरे वाले शॉर्ट नोट्स लिख लो. अब यहाँ जो ओल्ड लेडी थी उसने क्या किया था? शी मेड अ गिफ्ट डीड. शी मेड अ गिफ्ट डीड. किसको देगी? बच्चों को ही देगी, राइट. मेड गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ हर डॉटर, राइट. उसने एक गिफ्ट डीड बनाई इन फेवर ऑफ हर डॉटर. साथ में उसको लेडीज को जैसे अपने पेके का ध्यान रहता है, उसमें साथ में उसने क्या कर दिया? पुट अ कंडीशन दैट daughter has to pay annuity, ANNUIT. annuity is annual charges जो आप किसी को देते हो. annuity to her, किसको देना है? मम्मा जी को. maternal uncle, right. सो ओल्ड लेडी ने गिफ्ट डीड बनाई इन फेवर ऑफ हर डॉटर. उसमें एक कंडीशन लगा दी दैट डॉटर हैज टू पे एन्युटी टू हर मैटरनल अंकल. अब यहाँ जो डॉटर थी, डॉटर मेड अ प्रॉमिसरी डीड. वो वादा कर रही है आगे. डॉटर मेड अ प्रॉमिसरी डीड विद मैटरनल अंकल. विद मैटरनल अंकल. अब यहाँ आपकी बुक में जो दिया है उससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. उनको यही नहीं समझ आता कि यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है. ठीक है, सो हेयर वी हैव 2 डॉक्यूमेंट्स. इसको पहले समझ लेते हैं. विच 2 डॉक्यूमेंट्स? मेक दिस स्मॉल सी डायग्राम, इससे आपको पता लग जाएगा. ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में एक एग्रीमेंट है. ओल्ड लेडी और डॉटर, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट डीड. ठीक है, ओल्ड लेडी और डॉटर. अब यहाँ ओल्ड लेडी क्या हुई? प्रॉमिसर. ठीक है, और डॉटर क्या हुई हमारी? प्रॉमिसी. ठीक है, कोई शक? राइट. नेक्स्ट हमारी हुई
प्रॉमिसरी डीड। अब यहाँ प्रॉमिसर क्या हुआ? डॉटर, ठीक है। अंकल क्या हुआ? प्रॉमिसी। अब घर जाके अब इस केस को ना बुक से पढ़ के देखना, इतना घुमा घुमा के लिखा है, बकवास सी बात है, कुछ में ज्यादा है नहीं है। आपने ये डायग्राम बस दिमाग में रखनी है, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा सेम फैक्ट्स पे आएगा, ट्रस्ट मी सेम फैक्ट्स, बस ABCD कुछ ऐसा लगा देंगे जो भी उसको पसंद हुआ। सो बेसिकली यू विल हैव टू मेक द डायग्राम और उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स निकल के आएंगे। आपने वहां लिख लेना है, पहले वाले में ये प्रॉमिसर हुआ और ये प्रॉमिसी हुई, दूसरे वाले में वो प्रॉमिसर और वो प्रॉमिसी, ठीक है। अब वही बात हुई, डॉटर क्या कर देगी? रिफ्यूज। नाउ डॉटर रिफ्यूजेस टू गिव एन्युटी। डॉटर ने मना कर दिया कि मैं नहीं देने मामा जी को पैसे। रीजन क्या दिया होगा उसने? हाँ जी, दिमाग लगाओ। नहीं, ऐसे इमोशनल रीजंस नहीं देने वहां, टेक्निकल सोचो। सेकंड वाले के एंगल से सोचो। मेरे और मतलब जो मामा है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो, मेरे और मदर के बीच में है। नहीं, यहाँ हम थर्ड पार्टी के एंगल से कर रहे हैं और किस टॉपिक को कर रहे हैं? कंसिडरेशन। सो यहाँ उसने क्या बोला? व्हाट आर यू गिविंग इन कंसिडरेशन, ठीक है। व्हाट आर यू गिविंग इन कंसिडरेशन। हमने यही पढ़ा था ना, रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, राइट। ऊपर तो मम्मी को अपनी बेटी से प्यार है, उसने उसको गिफ्ट डीड बना दी इन कंसिडरेशन। नहीं, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖा है? व्हाट आर यू गिविंग इन IN? नहीं, ਉਹਦੇ रीजन आर। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना शुरू हो गया ना, टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ही है ना एक तरीके से यहाँ जो दोनों ने किए हैं, बट यहाँ वो जो था प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, उसके बीच में थी गिफ्ट डीड, जहाँ आपको कंसिडरेशन में कुछ नहीं चाहिए होता, गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ वो कह रही है कि मैं तो आपको पैसे दे रही हूँ एन्युटी, आप क्या दे रहे हो बदले में, ठीक है। सो देयर इज नो कंसिडरेशन। शी सेड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच लैक्स कंसिडरेशन, ये उसने बोला, ठीक है। सो यहाँ अंकल ने क्या बोला होगा? मैटरनल अंकल, उसने बोला, वो सियाना निकला, तेज निकला, उसने बोला कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम प्रॉमिसी और अदर पर्सन। अब यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे। इसने अंकल ने स्टेटमेंट मारी दैट कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम प्रॉमिसी और अदर पर्सन। अब जब हम सेकंड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वहां प्रॉमिसी कौन है? मैटरनल अंकल, ठीक है। अदर पर्सन, इस पूरे सीन में अदर पर्सन यहाँ पे कौन हो गई? मम्मी, ठीक है। सो इसने चौका मारा, इसने कहा कंसिडरेशन, आपकी डेफिनेशन कहती है कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम प्रॉमिसी और अदर पर्सन। तो जो मम्मी जी जमीन दे के गई है उसी को अब ये समझो, ठीक है, उसी को यहाँ कंसिडरेशन समझो। सो हेयर प्रॉमिसी और अदर पर्सन का स्कोप डिसाइड हुआ था आफ्टर दिस केस लॉ। ये मद्रास कोर्ट का केस है। सो यहाँ उन्होंने बोला दिस इज वैलिड कंसिडरेशन। जजेस इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा सही बोल रही है, डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ जो लैंड है उसको हमने कंसिडरेशन माना था और थर्ड पर्सन दैट मीन्स हमारी मम्मी जी को थर्ड पर्सन माना था, ठीक है। अब इसको लीगल लैंग्वेज में लिख लो। ये तो हो गया आपका डायग्राम डूग्राम, अपना तरीका पेपर में सॉल्व करने का अगर क्वेश्चन आ जाता है। अब आप बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लो, रिफाइंड लैंग्वेज। यहाँ तक नोट डाउन कर ले, स्लो करते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। जस्ट मीन रिमाइंडर्स दैट आई एम बीइंग फास्ट। सिलेबस इज ऑन टाइम। सर ने अभी, मैं सर से फिर पूछ के आई हूँ, हमें सिर्फ सेक्शन 30 तक कवर करना है टिल 22 whatever targets they have of admissions and all because of that. So 30 तक I think हो जाएगा very easily, ठीक है। So slow करते हैं, मुझे बोल देना, जहाँ समझ नहीं आ रहा है इशारा कर देना, right? So write down an old lady granted an estate. An old lady granted an estate, ESTATE, to her daughter. अब हम लीगल लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे। डॉटर यहाँ क्या है? डिफेंडेंट, ठीक है। टू हर
यहाँ वो जो एज ब्रदर है वो क्या है, ब्रैकेट में लिखो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ। एंड में केस यही होता है ना, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। सो यहाँ अंकल ने केस किस पे डाला था, डॉटर पे। सो यहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट लिखते जाओ, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे आप वो फॉर्मूला लिख के नहीं सॉल्व कर सकते, आपको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो डिफेंडेंट मेड अ प्रॉमिस, डिफेंडेंट मेड अ प्रॉमिस with plaintiff that she would pay the annuity, she would pay the annuity as directed, as directed, full stop. She failed to pay the same, she failed to pay the same, full stop. She contended that plaintiff himself had furnished no consideration, so no right of action can be there. She contended that plaintiff himself had furnished no consideration, underline no consideration, so no right of action can be there. अब इसकी जजमेंट लिखते हैं, मद्रास हाई कोर्ट। These are the words that you need to mug up. So इन्होंने लिखा in this agreement no right of action can be there. सो हम किस एग्रीमेंट की बात, अगर आप देखो ये बुक वाले फैक्ट्स के हिसाब से केस पढ़ो तो कितना कंफ्यूजिंग लगता है, अगर आप वो तो ना समझ पाओ कि दो एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सिंपल से ड्रॉ कर लोगे, यहाँ वो प्रॉमिसर है, यहाँ वो प्रॉमिसी है, आदो वो प्रॉमिसर है, वहाँ वो प्रॉमिसी है, थर्ड पार्टी कौन सी हुई, मम्मी, फिर समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इससे भी कंफ्यूजिंग आएगा। मैं आपको इसके बाद साथ के साथ लिखवा भी देती हूँ क्या आता है आपको। इन दिस एग्रीमेंट बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ the consideration had been furnished by defendant's mother, and is enough consideration to enforce the promise between plaintiff and defendant, to enforce the promise between plaintiff and defendant. अब ये जो है ये हमारी जो इंग्लिश लॉ है उस पे भी एक केस लॉ है, उसका नाम भी लिख लो, आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन पे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, doctrine of constructive consideration was given up in England in the case of, this name is also very important to you, Tweedle versus Atkinson, बड़ा बड़ा लिखना है, Tweedle versus Atkinson, that is 1861 ER। अभी मैंने ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन वाज गिवन अप इन इंग्लैंड इन द केस ऑफ ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन। किसी जगह आई वाज टीचिंग उसने ये सोच लिया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन इसमें सेटल डाउन हुई है। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस, आई मीन टू से कि जो आपकी कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन है वो क्या कहती है कि प्रोमिसी और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन कहाँ है, इंडिया में है, और ये अंग्रेजों के नाम है भाई, ये कहाँ से आपको लग रहा है कि इंडियंस के नाम है, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन। सो ये जो केस था इसमें हमने ये बोला था कि कंस्ट्रक्टिव हमारी कंट्री में नहीं फॉलो करनी, हमने क्या फॉलो करनी है, प्रिविटी ऑफ
कंसिडरेशन। ठीक है, एक लाइन है आपको सिर्फ इस केस की इंपॉर्टेंट, वो आप लिख लो, नो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, no stranger to consideration can take advantage of a contract. No stranger to consideration can take advantage of a contract. मैं ये बोल रही थी कि कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन कहाँ फॉलो होती है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया का लॉ क्या कहता है सेक्शन 2D के हिसाब से कि या तो वो प्रॉमिसी हो सकता है या एनी अदर पर्सन हो सकता है। ठीक है, कौन से केस में स्टैब्लिश हुआ हमारा? चिनैया वर्सेस रमैया। एक हमारे पास ब्रिटिश केस लॉ आया था, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन। कहाँ आया होगा? इंग्लैंड में आया होगा। ठीक है, ER मींस उस टाइम की बात हो रही है। सो उसमें हमने ये बोला था कि जो कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन वगैरह इंडिया में बात कर रहे हो, ये हमारे यहाँ नहीं अप्लाई हो सकती। हमारे यहाँ क्या रहेगी? प्रिविटी रहेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वाज सेड इन दिस केस। तो प्रिविटी पे है तो ट्वीडल का केस है, अगर कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन है तो चिनैया वर्सेस रमैया का केस है। सियाना बंदा क्या करता है? दोनों का ही रेफरेंस दे देता है, एग्जामिनर को बता देता है, ब्रैकेट में लिख देता है दिस इज इंग्लिश लॉ, वो साथ में एक लाइन में उसका डिफरेंस भी बता देता है। ठीक है, अब लिख लो क्वेश्चन, यहीं पे लिख लो। बड़ा बोरिंग से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बात सेम होती है। अब आपने अभी डायग्राम बनाई है तो आपको अभी समझ आ जाएगा। के executed a gift deed of certain immovable property in favor of her daughter C. K executed a gift deed of certain immovable property in favor of her daughter C, comma, with a direction to pay to her sister R an annuity of rupees 500 for a period of 5 years. यहाँ सिस्टर किसकी हुई? के की। ठीक है, सो यहाँ उसकी मासी की बात हो रही है बेसिकली, राइट। वहाँ मामा था, यहाँ क्या आ गई? मासी। मम्मी की साइड ही आएगी, और कुछ चाचा ताया वो तो कोई देता नहीं, राइट। इमीडिएटली देयर आफ्टर सी executed an इकरारनामा, that is agreement in favor of R, ब्रैकेट में लिख लो जो मासी थी। ठीक है, in favor of R, agreeing to pay the annuity, full stop. Subsequently C declined to fulfill her promise, full stop. Can R recover the annuity from C? Can R recover the annuity from C? फ्रेम करो। अब वो वाली डायग्राम इसमें बनाओ, उनको रिप्लेस करो।
Your tests are to be checked. मुस्कान, आदिश, अनामिका, नेहा, गरिमा आई थिंक आपने भेजा नहीं है, so आप सबके टेस्ट अभी चेक होने हैं and then I'll revert back. Where is he? I saw him there roaming around नीचे. I forget the name. N से ही है. There are so many people with N name, common name, so I forget. इसकी तो एग्जाम्पल्स बनाते होते थे सेल ऑफ गुड्स में, कृष्णा एंड निशांत. अभी मुझे याद आया. He doesn't attend classes. I saw him in other academies also. Krishna also. So, which is a very wrong approach. Hopping in academies won't help. You need to be very serious. So it is difficult to get selected. चलो डायग्राम बना के मुझे फटाफट बताओ क्या होगा. हाँ डायग्राम बनाओ ना, आपको वही समझाना है. प्रॉमिसर, प्रॉमिसी आप पेपर में कैसे उसको बनाओगे, दैट्स द ओनली थिंग आई नीड टू नो फ्रॉम यू. आंसर तो सेम है, क्वेश्चन भी सेम है. ऐसी के की जगह वहाँ मामा मासी ऐसा कुछ बना दें, कभी चाचा ताया भी बन सकता है, राइट. सो सेम यहाँ क्या हुआ आपका, के और किसके बीच में है, डॉटर एंड सी है. ठीक है, सेम चीज है, गिफ्ट डीड है, राइट. इन फेवर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां भी क्या था, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह क्या थी इस फैक्ट्स में. अभी तो पढ़ के हटे हम केस, लैंड. सो सेम चीज है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीलिंग है. सेकंड वाला एग्रीमेंट किस किस के बीच में है, सी और आर के बीच में. अब यहाँ पे एक वो प्रॉमिसरी होगा बिकॉज वो वादा कर रहा है, ठीक है. सो यहाँ भी सेम चीज है. अब आपने वही चीज करनी है, वहाँ प्रॉमिसर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, तो आपने कहना है यहाँ कंसिडरेशन है, बिकॉज इंडिया में हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन. अब यहाँ वो गलती मत कर देना, कई लोग यहाँ पे भी ट्विडल वाला केस, सॉरी आई एम पंजाबी सो वर्ड निकलना ना, ठोक देते हैं केस यहाँ पे. सो सोचना है, फिल्टर करना है कि यहाँ ट्विडल की बात नहीं हो रही. ट्विडल आपने तब यूज करना है अगर आपको मटेरियल कम लग रहा है और कहीं यूज है. अगर ये तो सीधा चिन्नैया वाला केस है, यहाँ ट्विडल अंकल की क्या जिम्मेवारी, कुछ नहीं. सो डोंट गिव रेफरेंसेस ऑफ दैट केस वहाँ पे, ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद दिस केस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक चार्ट बनाते हैं पहले, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. एसेंशियल्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन क्या होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. हमने 4-5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, सो उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या है. ये जब चार्ट आपको पेपर में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो ये चार्ट रिमेंबर किया करो, वहाँ पेपर में उसे एक्सपैंड कर देना. सो फर्स्ट थिंग हियर इज, आपके ये 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बुक्स में कई जगह स्कैटर्ड मिलेंगे, बट आप एक पेज पे इनको बना लो. पहली चीज है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ किसकी, प्रॉमिसर. पढ़ लिया हमने, पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है, ठीक है. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर. यहाँ वर्ड अंडरलाइन करो, प्रीलिम्स की तैयारी करो, साथ साथ में वर्ड है मस्ट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, may come from promisee or any other person. may come from promisee or any other person. यहाँ वर्ड क्या है, may. या वो promisee हो सकता है या वो any other person हो सकता है. ये आपकी must, may, shall, may, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज प्रीलिम्स में ये काम आते हैं आपको, ठीक है. थर्ड है आपका नॉट नेसेसरी, जो हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था. नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन providing consideration, not necessary that the person providing consideration should be benefited.
यहाँ वर्ड अंडरलाइन कर लो बेनिफिटेड, उस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा लो। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे आपके उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट आया आपका कि मस्ट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर। सेकंड आया कि हमें ऑप्शन दी जाती है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट ये जरूरी है कि दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन, जरूरी नहीं है उसको उसमें से कोई बेनिफिट हो रहा हो। जैसे वो याद रखने एग्जांपल, पापा ने फीस भरी थी, ठीक है, सर्विसेज कौन ले रहे हो, आप, राइट। अब फैन पे आ गए। मैम यहाँ पर कूलिंग अच्छी आ रही है और मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मेरी आई की दिक्कत ज़्यादा है और मुझे जहाँ पर कूलिंग आ रही है मैं आप यहाँ आके बैठ जाया करो ना, यहाँ तो आई डोंट थिंक सो डायरेक्ट आएगी। आ रही कुछ लोग पहले हमारी बड़ी कूलिंग आ रही है, यहाँ पर भी बहुत पहले कूलिंग आ रही है। योर आई प्रॉब्लम की वजह से आपको हो रहा है, अदरवाइज तो कोचिंग अकेडमीज में जनरली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कूलिंग होती ही नहीं। वहाँ बच्चे ये रोते हैं कि कूलिंग ही नहीं है, यहाँ वैसे अच्छी खासी कूलिंग है। इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ कि देखते सच में करनी है, बहुत कूलिंग अच्छी लगी आ रही है। इट डिपेंड्स, हाँ डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो ना जनरली कोचिंग अकेडमी इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं और एक सड़े से टीचर के पास बगल में एसी लगा होता है, पीछे सारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी तो एसी भी बंद है, बिल्कुल लगती है बहुत तरीके से चलाती है। पहले देखो एसी ऑन है, सामने वाला के नहीं ऑन है। इसी प्रॉब्लम समझ नहीं सकते हो ना चलो 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 कंसिडरेशन पढ़ते हैं, दफा करो एसी नो, दफा करो सर दा मुद्दा पे देखो, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ प्रीलिम्स की तैयारी करो पहले, फिर मेंस की लड़ाई तक पहुंचेंगे। सो नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन शुड बी बेनिफिट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे टेडी विंग की स्टोरी आ जाती है आपको। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, मे बी एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। यहाँ भी वर्ड क्या है, मे। क्यों? बिकॉज दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, वो एक्ट भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एक्ट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एब्स्टिनेंस, ठीक है। फिर अगला वर्ड एक और आएगा, मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ भी वर्ड आपका मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन में आता है, ये अभी हमने करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्स्थ, इट मस्ट बी, अंडरलाइन द वर्ड मस्ट, बी लॉफुल। कौन सा सेक्शन है हमारा, 23, ठीक है। 23 क्या कहता है कि अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, इन पे कांटे लगा लो, वहाँ पेपर में आपने ये देख लेना कि इनमें से तो नहीं किसी में है। अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी में आ गई तो वो अनलॉफुल हो, ठीक है। अगर इनमें से किसी में नहीं है तो सेक्शन 23 के हिसाब से इट मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फास्ट तो नहीं है, दोनों चीजें इकट्ठे प्रिपेयर हो रही हैं, इसलिए मैंने रैप अप ही कर दिया इस टॉपिक को। देन इज सेवेंथ, क्या पॉइंट है आपका, नीड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, दैट मीन्स इनएडिक्वेट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक लास्ट पॉइंट, किस चीज का फर्क पड़ता है, मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन, ठीक है। मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन, यहाँ भी आप दो वर्ड लिख लो और उसको क्रॉस करो, दैट मीन्स फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए और अनसर्टन नहीं होनी चाहिए। फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए और अनसर्टन नहीं होनी चाहिए। अब आप सारी बुक्स देख लेना, इसको उन्होंने कम से कम 10-15 पेज पे इधर का केस लो, चिन्नैया वर्सेस रमैया से इंस्पायर होकर कोई मद्रास कोर्ट का पकड़ लिया, कोई कैलकाटा हाई कोर्ट का केस पकड़ लिया। नो, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू सम स्मार्ट वर्क। इतना सा मटेरियल जो आपको पेपर में लिखना है, व्हाटएवर बी द क्वेश्चन, अगर आपको थ्योरेटिकल एंगल से आता है, अगर आपको एग्जाम्पल ही आती है, प्रॉब्लम बेस्ड आता है, देन यू हैव टू स्टिक टू द प्रॉब्लम एट सम मटेरियल स्मार्ट वर्क के हिसाब से, ठीक है। अब
अब हमने इसके 4 तक पॉइंट्स कर लिए हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये होती हैं आपकी टाइप्स. जो हम वो वर्ड पढ़ते हैं ना डेफिनेशन में, हैज, डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग. इसकी कितनी काइंड्स होती है हमारे पास? 3 काइंड्स होती हैं. वन इज पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है. सेकंड इज प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन. अब ये सब बुक्स में मिल जाएगा. बस सिर्फ एक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज होता है. प्रेजेंट वाली को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और फ्यूचर वाली को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. याद है जब हमने फर्क पढ़ा था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में, उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी. वहाँ हम एग्रीमेंट टू सेल में कहते हैं वो एग्जीक्यूटरी होता है. क्यों होता है एग्जीक्यूटरी? बिकॉज अभी सब कुछ होना है, अभी तो वादे हुए हैं, राइट. सो ये यहाँ आप क्या करते हो? बेसिकली वादा कंसिडरेशन का. सो दैट इज फ्यूचर. अब जो पास्ट कंसिडरेशन है उसको लेके थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बिकॉज हम पहली लाइन में क्या बोलते हैं? इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर. और हमारा जो सेक्शन 25 है उसकी एक सेकंड जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी फर्स्ट, वो क्या कहती है? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है. सो हम उसमें कह रहे हैं पास्ट हो सकता है. यहाँ हम कह रहे हैं पहले एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर होना चाहिए. कोई पुरानी चीज़ नहीं हम उठा के लेके आ सकते. सो इंडियन लॉ इज लिटिल कंफ्यूज्ड ऑन दिस कंसिडरेशन. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको सारा मटेरियल दे देती हूँ, आप एग्जामिनर को क्लियर कट आंसर देने की बजाय गोल 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 घुमाते रहना. सिर्फ 5-7 लाइनें हैं, उसी में आप उसको लपेट देना, ठीक है, जिसमें आप सारा लिख दोगे. सो लेट्स राइट डाउन पास्ट कंसिडरेशन. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. पास्ट कंसिडरेशन. अब पहली बात तो इंडियन लॉ में इसका कॉन्सेप्ट है. क्यों है? बिकॉज हम एक्सेप्शंस में ये वर्ड पढ़ते हैं पास्ट वाला, ठीक है. जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ कहता है ही नहीं, हम पास्ट कंसिडरेशन को मानते ही नहीं. नाउ पुट अ स्टार ऑन दिस. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. कंसिडरेशन आप पे क्वेश्चन आ जाता है. पास्ट कंसिडरेशन जो है इंग्लिश लॉ के हिसाब से नल एंड वॉइड है, हम नहीं मानते. हमारा इंडियन लॉ कहता है मानते हैं, इवन दो हमें खुद ही नहीं क्लियर हम कैसे मानते हैं, राइट. सो लेट्स राइट डाउन. इफ द कंसिडरेशन for any promise was given earlier and the promise is made earlier and the promise is made thereafter, it is called as past consideration. It is called as past consideration. ये तो होगी आपकी डेफिनेशन. और इसमें आपने लिख देना सेक्शन 2 सब क्लॉज डी एंड सेक्शन 25 सब क्लॉज 2, ठीक है. दोनों का रेफरेंस देना. अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो पास्ट कंसिडरेशन में आपने 2 चीजें चेक करनी है. पहली चीज जो प्रॉमिस है वो क्या होना चाहिए? अर्लियर, ठीक है. और जो आपका कंसिडरेशन है वो आपकी होनी चाहिए अर्लियर, और जो उसको बाद में कंपनसेट करने का प्रॉमिस है वो होना चाहिए thereafter. So this is the formula. Consideration has to be earlier. जो चीज हुई है वो पहले हुई होनी चाहिए, पर आप उसको कॉम्पनसेट करने का जो वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, वो होना चाहिए बाद में. अब इसकी एग्जांपल्स लिखो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. पहले एक लाइन लिखो. सेक्शन 25 सब क्लॉज 2. सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 कवर्स. सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 कवर्स पास्ट वॉलंटरी सर्विस. पास्ट वॉलंटरी सर्विस. अंडरलाइन द वर्ड वॉलंटरी. वॉलंटरी से क्या समझ आ रहा है? एट दी रिक्वेस्ट नहीं हुई, ये खुद से
any request, and there is a subsequent promise, to pay for the same, हाँ जी, इसकी एग्जाम्पल लिखो, आपकी क्लास से बना लेते हैं एग्जाम्पल। ना लेट्स से यहाँ जस्मीन बैठी है, ठीक है, उसका यहाँ पे पर्स गुम जाता है, राइट, कोई शरारती आंसर बैठे हैं बीच में, उसने पर्स ही उठा लिया उसका। अब वो पर्स ढूंढ रहे हैं सारे। हरदीप फाइंड्स, ये फैक्ट्स लिख लेना, आपको ऐसे सेम स्टोरीज आएंगी। हरदीप फाइंड्स जस्मीन्स पर्स एंड गिव्स इट टू हर, ठीक है। यहाँ जस्मीन का पर्स गुम जाता है, हरदीप उसका पर्स ढूंढती है अपनी मर्जी से, वॉलंटरीली, सब ढूंढ रहे हैं, वो कहती है मैं भी ढूंढती हूँ, उसको पर्स मिल जाता है, वो क्या करती है, उसको दे देती है। अब लेट्स से यहाँ क्लास खत्म हो गई, कल परसों, ठीक है, जस्मीन आती है, उसको ये रियलाइज होता है भाई मेरा पर्स ढूंढ के दिया, वो क्या करती है, promises to give Hardeep ₹1000। अब आप इसको पास्ट कंसिडरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से चेक करो, फिट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है, बिकॉज जो यहाँ सर्विसेज कंसिडरेशन हुई वो पहले हुई, और आप पैसे देने का वादा जो प्रॉमिस कर रहे हो वो आप कब कर रहे हो, बाद में। एक और एग्जाम्पल लिख लो इजी सी। लेट्स से हरदीप सपोर्ट्स, जिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही एग्जांपल्स लिखेंगे। हरदीप सपोर्ट्स, जस्मीन का बेटा बना देते हैं आज को। हरदीप सपोर्ट्स जस्मीन्स सन, ठीक है, हु इज लेट्स से एन इन्फेंट, छोटा बच्चा है, उसका सारा पालन पोषण हरदीप ने किया, राइट, पहले किया, पास्ट की बात हो रही है। थोड़े सालों बाद लेट्स से नाउ जस्मीन promises to pay Hardeep all the expenses, कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये था आपको ये एग्जाम्पल समझाने का कि अगर इस तरीके से आता है सो ये 25(2) के अंडर फॉल करेगा, ये 2D के अंडर नहीं फॉल करेगा, ठीक है। सो यहाँ वर्ड पास्ट कंसिडरेशन आया, दो तरीके से आ सकता है, एक 25(2) के एंगल से आ सकता है, एक 2D के एंगल से आ सकता है। अब लिखो 2D, पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट, पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट। इंडिया में लिखो दिस इज नॉट एडिक्वेटली कवर्ड, दिस इज नॉट एडिक्वेटली कवर्ड by section 2D or 25 subclause 2 और 25 subclause 2। सो हमारा हाल बिल्कुल क्लियर है कि जो ये एट रिक्वेस्ट वाली है उसको ना तो हमने एग्जैक्टली 2D में एक्सप्लेन किया है, सिर्फ उसका मेंशन किया है, ठीक है, ना ही वो 25(2) के अंडर हमने एक्सप्लेन किया। 25(2) के अंडर हमने क्या एक्सप्लेन किया, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो जब वॉलंटरी हो गया तो वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड टाइप ऑफ दिस, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये सबसे सौखी है, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आते। प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन कौन सी होती है, कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड, consideration is provided simultaneously along with making of contract, ठीक है। साथ की साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उसी टाइम आपने कोई कंसिडरेशन अनाउंस की या कोई एक्शन हुआ, सो दैट मीन्स वो साथ की साथ है साइमल्टेनियसली। अब वही वो आपकी
सॉरी मैं कुत्ता बोलने लगी थी, डॉग वाली एग्जांपल है, राइट? वही लिखो, सेम एग्जांपल्स लिखा करो बिकॉज आपके एग्जामिनर सेम एग्जांपल्स पूछते हैं, राइट? जसलीन मेक्स एन ऑफर, जसलीन मेक्स एन ऑफर ऑफ रिवॉर्ड of rupees 1000 to anyone who finds her lost dog. Jasleen makes an offer of reward of rupees 1000 to anyone who finds her lost dog. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो रहा है, ठीक है? जनरल ऑफर है, इधर से एक्सेप्टेंस आएगा, आपने साइमल्टेनियसली क्या अनाउंस कर दी? कंसिडरेशन, कि ये रिवॉर्ड है, राइट? When Jasmine finds the lost dog, when Jasmine finds the lost dog, comma, तो वो चीज दो तरीके से एक्सेप्ट होएगी. That constitutes, when Jasmine finds the lost dog, comma, that constitutes not only the acceptance, not only the acceptance of the offer, but also provides the consideration in respect of the contract. But also provides the consideration in respect of the contract. अब यहाँ एग्जामिनर को कुत्ते ने थोड़ी काटा है, क्योंकि वो आपसे यहाँ पूछेगा ये क्वेश्चन, वो आपको कहाँ पूछेगा? एक्सेप्टेंस, ठीक है? ये टॉपिक हमने अच्छे से कहाँ कवर किया था? एक्सेप्टेंस में. सो दे विल ऑलवेज आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. सो इसको तो बाहर ही कर दो, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. अब आती है तीसरी कैटेगरी, दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन, दैट मीन्स एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी कौन सा होएगा? तो इसमें सिर्फ वादे ही हैं, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज simple exchange of promises. आपने वादा किया, आगे से मैंने वादा कर दिया, वो क्या हुआ आपका? फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है? अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस. अब एग्जीक्यूटरी क्यों बोलते हैं आप इसको? बिकॉज लायबिलिटी is outstanding on both sides. Liability is outstanding on both sides. ठीक है? लेट्स से सर की तरफ से आपको ऑफर आती है, 22 अप्रैल को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई जाना पता करके चला जाता है, ठीक है? सो अभी वो भी वादा है, वो भी वादा है तो है कंसिडरेशन, बट दिस इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है? अब ये ज़्यादातर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल ऑफ गुड्स के कंटेक्स्ट में आ जाता है. एग्जाम्पल लिख लो यहाँ. ए जो है वो बी को क्या कर रहा है? एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है? ए और बी के बीच में साइन हो रहा है एग्रीमेंट टू सेल. बी आगे से ए को क्या कर रहा है? एग्रीमेंट टू पे, एग्रीमेंट टू पे. अब ये दोनों चीजें बेसिकली क्या है? हिंदी में बोलो तो वादा, एग्रीमेंट्स, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो, ये मोस्टली इन दी मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, दैट इज बिजनेस, मोस्टली इन द मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स. दैट मीन्स तुम मुझे ये प्रोवाइड करो, मैं तेरे को ये गुड्स प्रोवाइड करूंगा, इस डेट को आना चाहिए, इस शिप से आना चाहिए, वही जो आप स्टोरी सेल ऑफ गुड्स में पढ़ते थे. सो दिस इज ऑल प्रॉमिस, ठीक है? अब आपका टेक्निकल पार्ट यहाँ क्या हुआ? पास्ट कंसिडरेशन, जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. एसेंशियल्स खत्म कर देते हैं. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन. इस पे आपको एक क्वेश्चन आया था एक बार, इजी सा. उसमें उन्होंने पूछा था कंसिडरेशन need not be adequate, comma, but it must be real or valuable. Consideration need not be adequate,
बट इट मस्ट बी रियल और वैल्यूएबल। एक बार एक और क्वेश्चन आया था, ये याद आ रहे हैं आप। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, inadequacy of consideration is immaterial, comma, but an agreement without consideration is void, ये दो सौखे क्वेश्चंस आते हैं। इसको सिर्फ आंसर करने से आपको मार्क्स चेंज हो गए। पहली चीज क्या बोलती है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी रियल और वैल्यूएबल, जिसमें आपने दोनों चीजें कवर करनी है, ठीक है। जो भी 2 पॉइंट्स अब करेंगे, आप एडिक्वेसी के बारे में भी लिखोगे जो सेकेंड एसेंशियल है, और आप यहाँ पे रियल और वैल्यूएबल जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी लिखोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यहाँ आप इस आंसर को कैसे फ्रेम करोगे, आप बोलोगे यस एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, देन यू विल अटेम्प्ट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कि फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो कंसिडरेशन थी वो 10 रुपया थी, 10,000 की चीज़ आपने 5 रुपये में बेची या आपने 10,000 में ही बेची, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वॉइड होगा, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो वॉइड नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा बोल दिया कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन, इजी स्लो चलते हैं। सो फर्स्ट थिंग हियर इज रियल वाले में हमने लिखना है, गिव द हेडिंग रियल नॉट यूजुअली। फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लेट्स से आप सर से पूछ के गए, आपने बोला क्लासेस लगानी है, सर आपको बोलते ठीक है, बोले चंद्रमा में लगानी है, पॉसिबल है। फिजिकली इम्पॉसिबल है तो कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फिजिकली इम्पॉसिबल हो, इलीगल हो, वो भी नहीं हो सकता। लेट्स से आप बोलो सर को चलो मैं ड्रग सप्लाई कर दूंगा तो दे बिहाफ पे, इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज समथिंग व्हिच इज इलीगल इन आवर कंट्री। अनसर्टन नहीं होना चाहिए, अब बोलो पढ़ा के तो देखो 1 साल है, फीस की बाद में देखेंगे, वो तो अनसर्टन होगी चीजें, राइट। देन इज इल्यूजन, दैट मीन्स इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी देयर, इट शुड बी रियल। यही वर्ड्स है जो आपको पेपर में आ सकते हैं, इसके बियॉन्ड कोई वर्ड नहीं है। एमसीक्यू, राइट। और हमारा जो इंग्लिश लॉ है वो भी सेम चीज कहता है, थैंकफुली। यहाँ पे कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। सो इस पॉइंट को लेके दोनों इंग्लिश और इंडियन लॉ सेम चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि फिजिकली इम्पॉसिबल इलीगल नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ आप थोड़ा साथ में अंडरस्टैंड करते जाना, बिकॉज इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं लेंगे कंसिडरेशन में, बहुत सौखा है। पर एक क्वेश्चन आप जरूर लिख के दिखाओगे, जो क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, जिसमें सिर्फ मैंने आपको इतना बताना है कि आपने उसको डिफरेंस को लिखना कैसे, ठीक है। एवरीवेयर नाउ इफ यू नोटिस, मैं सब जगह आपको डिफरेंस बता रही हूँ साथ में, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू मार्क इट अप, राइट। अब इसमें एक केस है आपको यहाँ याद रहा लिख देना, नहीं याद रहा तो नहीं लिखना, कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, सारी बुक्स में दिया है इसलिए आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। केस का नाम है वाइट वर्सेस ब्लोइट, वेरी इजी केस, वाइट वर्सेस ब्लोइट। बुक्स में बड़े लंबे चौड़े फैक्ट्स थे, BLUETT, वाइट वर्सेस ब्लूइट। अब यहाँ पापा जी थे, फादर, लेट्स से उसके 4 बेटे हैं, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, जैसे हिंदू लॉ में पढ़ते हो ना इनहेरिटेंस में, S1, S2, S3, S4। अब S1 को पापा जी ने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, S2 को भी प्रॉपर्टी दे दी, S3 को भी प्रॉपर्टी दे दी अच्छी खासी, S4 दे वेरे उन्होंने सब सुन गया, उनको क्या दी, लेस प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई बेटा ऐसा होएगा जो चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं, क्योंकि बाकी सब भाइयों को मिल गई, उसको मिली
his father, underline the word complain. He used to complain to his father that his brothers had been given more property than him. ठीक है, सो उसने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। सब यहाँ पे आपने वर्ड अंडरस्टैंड करना है कि क्या कंप्लेन अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, सो यहाँ जो फादर था उसने बदले में क्या किया, he promised that he would release the son from a debt। अब इस S4 पे कोई कर्जा चल रहा था। ठीक है, उसने पापा जी ने बोला तू रोज पिटदा रहना, इतना चंगा तो है कि मैं तेरा कर्जा उतार देता हूँ, प्रॉपर्टी नहीं अब हम और दे सकता, मैं क्या करता हूँ तेरा कर्जा उतार देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली उसने क्या कंडीशन रखी, इफ S will stop complaining, if S will stop complaining। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। जब आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है ना, हमेशा उसको डायग्राम बना ली करो। यहाँ पे क्या हुआ, फादर है सन है, दोनों में क्या हो रहा है, वादा हमेशा क्या होगा, प्रॉमिसरी एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ से तो वो कह रहा है मैं तेरा डेट वो करवा दूंगा इनफ कंसिडरेशन की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से उसको क्या कहा जा रहा है कि तो क्या करेगा, स्टॉप कंप्लेनिंग। इज दिस रियल, स्टॉप कंप्लेनिंग? क्या लगता है, हमारे लगने से क्या फर्क पड़ता है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया था वैसे, पर आपको क्या लगता है? कोर्ट ने बोला नहीं, इट शुड बी रियल। हम ऐसी इमोशनल जेस्चर, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप ये चीजें नहीं ले सकते, इट शुड बी समथिंग रियल। सो उन्होंने बोला ये जो स्टॉप कंप्लेनिंग वाली चीज है ये यहाँ पे रियल में नहीं फॉल करेगी। अब देखा जाए तो वैसे जो मैंने आपको वर्ड्स लिखाए थे उनमें से किसी में भी नहीं फॉल करती। फिजिकली इम्पॉसिबल की भी बात नहीं है, बेचारा चुप होना चाहता है तो हो भी सकता है, इलीगल भी नहीं है, अनसर्टेन भी नहीं है, उन्होंने इसको इल्यूजन में रखा। ठीक है, कैसे इल्यूजन्स नहीं देने की, स्टॉप कंप्लेनिंग तो मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। अब ये क्या होगा, सब मैसेज बॉक्स में दिया ना, मुझे लगा फिर से क्लास बंद होगी। आर कैन रिकवर एनीथिंग, तब आप तो पिछली बार पे घूम रहे हो या मैंने अभी देखा है। चलो, सो लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं आज, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, कुछ नहीं लिखना, आप यहाँ लिख लो हेल्ड दैट कंसिडरेशन शुड बी रियल, कंसिडरेशन शुड बी रियल। अब आवर नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ज्यादा तो नहीं हो गया ना आप लोगों के साथ? अभी मेरा इतना कंफर्ट लेवल नहीं है, वरना कई जगह तो आई आस्क देम कि बहुत है, दे इवन से दिस कि बस आज इतना ही समझ आया, बिकॉज वी यूज्ड टू फील दीज क्लासेस टू बी वेरी लॉन्ग। जब हमारे टाइम पे भी होती थी, वी पीपल तो एटलीस्ट इंटरेक्ट, द टीचर्स हु यूज्ड टू टीच अस, वो तो ना बोलते थे ना बोलने देते थे। अगर हम कभी ऐसे भी करते, चुप कर, चुप, आफ्टर द क्लास मैं सारा कुछ भूल जाऊंगा, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू से। सो हम लोग तो 1.5 घंटा लिटरली गद्दा बन के लिखते ही रहते थे। सो इफ एट ऑल यू फील कि अब समझ नहीं आ रहा, 2-3 जनों को लगे तो बोल देना, ठीक है, दैट्स ओके। राइट डाउन, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इस पे आपको वही क्वेश्चन आ सकता है, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन वाला, नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब इसमें सबसे पहली चीज, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात, ठीक है। इसमें पहला एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक्सप्लेनेशन की, इसका सेक्शन कौन सा है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25, ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25। नेक्स्ट क्या आता है, एन एग्रीमेंट, एक स्टेटमेंट आती है, एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ प्रोमिसर
consent of promisor is freely given, is freely given, is not void, is not void merely because the consideration is inadequate, merely because the consideration is inadequate. सो यहाँ अगर आप बेसिकली बात करो कि अगर दो जने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक जने ने कहा कि ये रेट फिक्स कर लेते हैं, चलो इतने में देते हैं, लेट्स से दिस इज फॉर 60,000, अगर दो पार्टीज अपनी फ्री कॉन्सेंट से कह रही हैं कि 40,000 का बेचना, तो तोनू की, इसमें हम पंजाबी में ये वर्ड बोलते हैं तोनू की, यहाँ पे कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी कि वो नई मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए कंसिडरेशन, नो, ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि यहाँ अगर पार्टीज, आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है जो कोर्ट ने चेक करनी है कि फ्री कॉन्सेंट से होना चाहिए, अगर वो फ्री कॉन्सेंट से कम पैसे पे भी कर रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके आप एक और क्वेश्चन आ जाता है दोनों की, यहाँ हम देख वैसे प्रोमिसर के एंगल से रहे हैं, बट अदरवाइज फ्री कॉन्सेंट हैज टू कम फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन में आपका एक और एमसीक्यू आता है, एडिक्वेसी, जो भी आपने पूछा उसके सिमिलर, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन should be decided from the viewpoint of promisor, ठीक है। सो नुकसान तो उसी को होगा ना अगर वो कम पैसे में बेच रहा होगा। सो हमने एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन पे क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू सी इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोमिसर, राइट। इसकी एग्जांपल लिख लो जो आपकी बुक में दी है, छोटी सी एग्जांपल। हाँ है तो वही है, तभी तो कह रहे हैं कि शुड बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोमिसर। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर वो खरीद या बेच रहे हैं, टू हाई टू लो प्राइस है, तो फर्क तो उसी को पड़ेगा, प्रोमिसर को ही पड़ेगा, प्रोमिसी को तो इन एनी केस नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उसने तो पैसे ही देने हैं। अगर वो खरीद रहा है तो वो प्रोमिसर बन गया, अगर वो खरीद रहा है फिर तो वो प्रोमिसर ही बन गया ना। सो बेसिकली इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोमिसर। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी बना दूंगी, एग्जांपल भी लिखो। तो नुकसान के एंगल से नहीं देखना, एडिक्वेसी के एंगल से देखना है। जो एडिक्वेसी है वो आपने प्रोमिसर के एंगल से देखनी है कि उसने कम पे एग्री कर लिया, ज्यादा पे एग्री कर लिया, आपने ये देखना है उसने फ्री कॉन्सेंट से किया या नहीं किया। दिस इज व्हाट आई मीन टू से बाय दिस पॉइंट। तो कंसेंट तो दोनों की देखते हैं, जब हम फ्री कॉन्सेंट पे आएंगे कंसेंट दोनों की देखेंगे, एडिक्वेसी इसी की देखेंगे, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। फ्री कॉन्सेंट जब हम टॉपिक पढ़ते हैं हम यही देखते हैं ना कि दोनों की फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रोमिसर की भी और प्रोमिसी की भी। यहाँ हम एडिक्वेसी किसके एंगल से देख रहे हैं, सिर्फ प्रोमिसर के एंगल से। तभी मैं आपको बोलती हूँ इन पे स्टार्स बना लिया करो, बिकॉज ये सारे एमसीक्यू में लपेटे में लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। हाईली लाइकली चांसेस होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इसको गलत कर दे। अब आप बुक की एग्जाम्पल लिख लो, सौखी सी जो आपकी बुक्स में दी हुई है। ए एग्रीज टू सेल, ये 10 साल से यही एग्जाम्पल है, ये गोरों ने एक लॉ बना दिया, बस हम उसी पे पिटी जा रहे हैं, एग्जाम्पल भी नहीं बदलती, वही घोड़ा है। ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स, ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1,000, वर्थ ₹1,000 फॉर ₹10, फॉर ₹10। अब आज के ज़माने में 1000 रुपये का घोड़ा मिल जाएगा आपको कहीं से, ठीक है। सो दीज आर सो ओल्ड एग्जाम्पल्स, नो वन इवन हैज द टाइम टू फ्रेम न्यू इलस्ट्रेशंस। भाई आज के ज़माने के हिसाब से तो कर दो, जैसे वो आपका SMS वाला अभी ऐड हो रहा है बुक्स में, आफ्टर पीपल रियलाइज्ड कि SMS भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेल्स भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सो हमें भी पुराने लॉज पे चल रहे हैं। लिखो इसमें A's consent to this agreement, A's consent to this agreement was given freely, was given freely, therefore this is a valid consideration, this is a valid consideration।
agreement is a contract notwithstanding the inadequacy of consideration. समझ गए लाइन कहाँ यूज करनी है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है जहां आपको लग रहा हुआ कि कोई 10,000 की चीज कोई 5 रुपए में बेच रहा है, बाकी सब एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, कंसिडरेशन है तो है ना, हमने यही बोला था ना, इट मस्ट बी रियल, एडिक्वेट जरूरी नहीं है। आप देखो फ्री कंसेंट से हो रहा है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, देन यू विल यूज दिस लाइन इन द थिंग, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉटविथस्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज रिफाइंड लिखोगे तो बेटर होता है। अब इसको एक चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, पेपर में आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको उसको लिखना कैसे है। सो बेसिकली यहाँ ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि जब दो पार्टीज बार्गेन करती हैं, ठीक है, लेट्स से यहाँ से टू हाई प्राइस आ रही है या टू लो आ रही है एज कंसिडरेशन, राइट, दो पार्टीज बार्गेन कर रही हैं, कंसिडरेशन टू हाई आ रही है या टू लो आ रही है, तो यहाँ आपने लिखना है कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू दिस क्वेश्चन, कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू दिस क्वेश्चन। अब ये आपको क्यों बनवाया, क्योंकि आपको कई बार आ जाता है कि दो पार्टीज ऐसे ट्रांजैक्शन कर रही हैं, दैट वाज टू हाई अ प्राइस, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है, कई लोग वहाँ कैलकुलेट करने लग जाते हैं मार्केट वैल्यू एंड फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। सो बेसिकली देयर यू हैव टू राइट दैट कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू दिस क्वेश्चन आपको ये आ जाता है व्हाट विल कोर्ट डिसाइड, ठीक है, तो आपको ये लाइन यूज करनी है, कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन लिखो, पार्टीज आर फ्री टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, parties are free to make any contract of their choice, हम कहते हैं ना फ्री विल से जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना लो। सो यहाँ मर्जी कोर्ट की नहीं, यहाँ पार्टीज की है। राइट डाउन द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, द इनएडिक्वेसी और एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन is for the parties to consider, at the time of making of the agreement, so ये कौन देखेगा, पार्टीज देखेंगी। तो कोर्ट क्या देखता है यहाँ पे, कोर्ट ने सिर्फ एक चीज सेटिस्फाई करनी है, दैट द पर्सन हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद फ्री कॉन्सेंट, अब यहाँ आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि यहाँ फ्री कॉन्सेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, फ्री कॉन्सेंट और एडिक्वेसी का क्या लेना देना, बताओ क्या लेना देना की होगी। हाँ मतलब क्यों हम फ्री कॉन्सेंट की क्यों यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, यस, अगर कोई चीज इनएडिक्वेट है तो हो सकता है आपके साथ धक्का हुआ, ठीक है, आपकी फ्री कॉन्सेंट हो ही ना, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द वर्ड फ्री कॉन्सेंट, व्हेनेवर यू राइट इट इन योर एग्जाम आल्सो अंडरलाइन, ठीक है। अब इसका अब